नमस्कार, मैं कृतिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं अखबार पल्स। पेश है आज की टॉप 10 बड़ी खबरें सिर्फ 60 सेकंड में। पहला, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को बहुकरोड़ के शराब घोटाले में एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाक सैन्य टकराव में 5 जेट विमान गिरने का दावा किया, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज किया। तीसरा, भोपाल से चौंकाने वाली खबर, जहां नेहा नाम से रह रहे ट्रांसजेंडर के असली रूप में एक विदेशी नागरिक निकले जो फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रह रहे थे। चौथा, केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के बिट्रा द्वीप को रक्षा जरूरतों के लिए अधिग्रहित करने का फैसला किया। स्थानीय लोग और सांसद विरोध में हैं। पांचवा, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध का निर्माण शुरू किया, जिससे भारत और बांग्लादेश में जल संकट बढ़ने की आशंका है। छठा, कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर परिसर से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा, एक पूर्व सफाई कर्मी ने कई महिलाओं के शव छिपाने का बयान दिया। सातवां, हैदराबाद की भारी बारिश के बाद सोशल मीडिया पर बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच जमकर तंज और तुलना हुई। आठवां, अजमेर में बाढ़ के बीच एक होटल कर्मचारी ने बहते श्रद्धालु की जान बचाई, बहादुरी की मिसाल बनी। नौवां, ओडिशा में 15 साल की बच्ची को जलाकर मौत के घाट उतारने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, पुलिस जांच में जुटी। और 10वां, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान से जुड़े हैं और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए साजिश रच रहे थे। ये थी आज की बड़ी खबरें। अधिक जानकारी के लिए खबरें विस्तार से अखबार पल्स पर देखें। बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद और राजमपेट से लोकसभा सदस्य पीवी मिथुन रेड्डी को आज विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने बहुकरोड़ शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक मिथुन रेड्डी को आज विजयवाड़ा स्थित एसआईटी कार्यालय में करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वो इस घोटाले में मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल है और शराब डिस्टिलरी कंपनियों से मिली रकम को गैर कानूनी रूप से अपने स्वामित्व वाली कंपनियों में ट्रांसफर कराने का आरोप है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। अब तक इस मामले में कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी से पहले मिथुन रेड्डी ने मीडिया से कहा कि ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है और वो कानून के जरिए इसका मुकाबला करेंगे। एसआईटी मिथुन रेड्डी को 20 जुलाई यानी रविवार को विजयवाड़ा की एसीबी विशेष अदालत में पेश करेगी। फिलहाल एसआईटी कार्यालय और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ निजी डिनर के दौरान ट्रंप ने कहा कि हालिया संघर्ष में 5 जेट विमानों को मार गिराया गया। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे। ट्रंप के इस बयान से एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पर्यटक भी शामिल थे। इसके बाद भारत ने 7 मई की रात से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर और मिसाइल स्ट्राइक शुरू की थी। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि उसने भारत के 3 राफेल विमान गिराए और कुछ पायलटों को हिरासत में लिया, लेकिन भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हवाई नुकसान हुए, लेकिन पाकिस्तान की कहानी पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा, मुद्दा ये नहीं कि विमान गिरा, बल्कि ये है कि क्यों गिरा और हमने उससे क्या सीखा। वहीं फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रापियर ने भी कहा कि राफेल विमान को लेकर पाकिस्तान के दावे तथ्यात्मक रूप से गलत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को अमेरिकी हस्तक्षेप से रोका गया, लेकिन भारत ने इस दावे को भी खारिज कर दिया है और स्पष्ट किया है कि ये संकट द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाया गया था। एक चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई है। 8 साल से नेहा नाम से रह रहे एक व्यक्ति की सच्चाई सामने आते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल पुलिस जांच में पता चला है कि नेहा, जो स्थानीय हिजड़ा समुदाय का हिस्सा बनी हुई थी, असल में एक बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम है,
जो करीब 10 साल की उम्र में भारत आया था और पिछले 8 से 10 सालों से भोपाल के बुधवारा इलाके में रह रहा था। अब्दुल ने न केवल अपना नाम बदला बल्कि ट्रांसजेंडर की पहचान लेकर आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया। पुलिस के मुताबिक उसने इन दस्तावेजों को स्थानीय एजेंटों की मदद से फर्जी तरीके से हासिल किया। जांच में यह भी सामने आया है कि वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्राएं भी कर चुका है। पुलिस उसकी जेंडर पहचान की मेडिकल जांच भी करा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उसने ट्रांसजेंडर पहचान को महज सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने के लिए अपनाया था या नहीं। पुलिस को शक है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले एक बड़े नेटवर्क की कड़ी हो सकता है। अब्दुल के मोबाइल फोन से चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स खंगाली जा रही हैं। फिलहाल अब्दुल को विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत 30 दिन की हिरासत में लिया गया है। अतिरिक्त डीसीपी शालिनी दीक्षित ने बताया कि अब्दुल ने महाराष्ट्र में भी इसी पहचान के साथ कई गतिविधियां की थी। अब्दुल की पहचान, नेटवर्क और भारत व बांग्लादेश में उसके कनेक्शनों की गहराई से जांच के बाद ही उसके निर्वसन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक बार फिर केंद्र सरकार की योजना ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार देश के सुदूर और शांत इलाके लक्षद्वीप के बिटरा द्वीप को लेकर केंद्र सरकार ने इस छोटे से बसे हुए द्वीप को रक्षा जरूरतों के लिए अधिग्रहित करने की योजना बनाई है, जिससे स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि नाराज हैं। 105 परिवारों वाला ये द्वीप लक्षद्वीप के 10 बसे हुए द्वीपों में से एक है। प्रशासन ने 11 जुलाई को अधिसूचना जारी कर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि बिटरा की रणनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह अधिग्रहण जरूरी है। लेकिन सांसद हामदुल्ला सईद ने इसका जोरदार विरोध किया है। कटरा के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सईद का आरोप है कि सरकार बिना विकल्प देखे सीधे द्वीप के अधिग्रहण की ओर बढ़ रही है, जबकि अन्य द्वीपों पर पहले से ही रक्षा जरूरतों के लिए जमीन दी जा चुकी है। प्रशासन ने कहा है कि 2 महीने के भीतर सामाजिक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अधिसूचना में साफ किया गया है कि ग्राम सभा या जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य नहीं है। द्वीप के लोग और जनप्रतिनिधि इस कदम को स्थानीय संस्कृति, जनजीवन और पर्यावरण पर हमला मान रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस विरोध को कैसे संभालती है। भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता की बड़ी वजह बनकर उभरी है चीन की नई जल परियोजना। चीन ने तिब्बत में बहने वाली यारलुंग त्सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, पर एक विशाल बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने शनिवार को दक्षिण पूर्वी तिब्बत के निंगची इलाके में इस मेगा डैम की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत 5 जलविद्युत संयंत्रों का निर्माण होगा और इसकी कुल लागत लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन यानी करीब 167 अरब डॉलर आकी गई है। एक बार जब ये बांध पूरा हो जाएगा तो ये चीन के 3 घाटी बांध से भी बड़ा हो सकता है और इसका असर भारत और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है, जो ब्रह्मपुत्र के जल पर निर्भर हैं। भारत ने पहले ही इस परियोजना पर गंभीर चिंता जताई है और जनवरी में चीन से कहा था कि वो निचली धारा वाले देशों के हितों को नुकसान न पहुंचाए। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि भारत इस परियोजना की लगातार निगरानी करेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। चीन का दावा है कि इस परियोजना से निचली धारा पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने तिब्बती पठार जैसी संवेदनशील पारिस्थितिकी पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर चेतावनी दी है। ये विवाद उस समय और भी अहम हो जाता है जब दोनों देश हजारों किलोमीटर लंबी विवादित सीमा और बढ़ते सैन्य तनावों के बीच खड़े हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध तीर्थस्थल धर्मस्थल से आई है एक ऐसी दहला देने वाली सच्चाई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
करीब 2 दशकों तक वह काम करने वाले एक पूर्व सफाई कर्मी ने दावा किया है कि उसे सैकड़ों महिलाओं के शव जलाने और दफनाने के लिए मजबूर किया गया, और वो भी तब जब उनके शरीर पर बलात्कार और हत्या के निशान थे। अब यही शख्स एक काले लबादे में चेहरा ढके 11 जुलाई को बेलथंगडी की अदालत में पेश हुआ और धारा 166 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। उसने पुलिस को बताया कि 1995 से लेकर 2014 तक धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के लिए काम करते हुए वो इन शवों को छिपाने के लिए मजबूर किया गया। धमकी दी गई, तुम्हें भी टुकड़ों में काट कर दफना देंगे। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद कर्नाटक में एसआईटी जांच की मांग तेज हो गई है। खुद राज्य महिला आयोग और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी गोपाल गौड़ा ने इस मामले में न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की है। मंदिर प्रशासन पर आरोप है कि इन मामलों को दबाने में उनकी भूमिका रही है। याद दिला दें, 2012 में 17 वर्षीय सौजन्या की बलात्कार व हत्या का मामला भी आज तक अनसुलझा है। अब वर्षों बाद ये रहस्यमय सफाई कर्मी अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता है। सबूतों के साथ लौटा है, तस्वीरें, हड्डियां और अपने शब्दों में दफन किए गए सच को उजागर करने। क्या इस बार न्याय होगा? क्या धर्मस्थल की पवित्र भूमि से उठती इन आत्माओं को अब शांति मिलेगी? सिर्फ बैंगलोर ही क्यों बनता है मजाक? हैदराबाद में हुई भारी बारिश के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर छिड़ गई है भारत के 2 सबसे बड़े टेक शहरों बैंगलोर और हैदराबाद के बीच तुलना की बहस। हफ्ते के अंत में हुई तेज बारिश ने हैदराबाद के कई हिस्सों को पानी में डुबो दिया, यहां तक कि कुछ फ्लाईओवर भी जलमग्न हो गए। जैसे ही वीडियो वायरल हुए, बैंगलोर के सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाना शुरू किया, जब बैंगलोर में पानी भरता है तो देश भर में मजाक उड़ता है, लेकिन हैदराबाद पर चुप्पी क्यों? एक यूजर ने तंज कसा, अगर ये बैंगलोर होता तो खबर सूडान और सोमालिया तक पहुंच जाती। दूसरे ने लिखा, कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे हैदराबाद बैंगलोर से बेहतर है, अब कहाँ है वो सब? शायद पानी में बह गए। हालांकि कुछ यूजर्स ने ज्यादा गंभीर सवाल उठाए कि ये बहस अब शहरों की नहीं, सिस्टम की होनी चाहिए। बैंगलोर हो या हैदराबाद, मुंबई हो या पुणे, सब जगह हालात एक जैसे हैं। असली सवाल ये है कि हमारे पार्षद और विधायक क्या कर रहे हैं। ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि शहरी ढांचे की विफलता अब राष्ट्रीय संकट बनती जा रही है। एक पल की देरी और जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन हिम्मत, होशियारी और इंसानियत ने एक जिंदगी बचा ली। राजस्थान के अजमेर में बारिश के बाद आई बाढ़ जैसी स्थिति में एक श्रद्धालु बहते बहते बच गया और उसे बचाया एक होटल कर्मचारी ने। ये तस्वीरें अजमेर दरगाह के पास की हैं, जहां 18 जुलाई को भारी बारिश के बाद सड़कों ने नाले का रूप ले लिया। दरगाह के निजाम गेट के पास एक श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में अपना संतुलन खो बैठा और बहने लगा। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो आदमी तेज पानी में बहता चला गया। कई ने मदद की कोशिश की, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि कोई पास नहीं जा सका। इसी बीच सामने के हाशमी होटल का एक स्टाफ तुरंत हरकत में आया। जान की परवाह किए बिना वो बहते पानी में उतरा और उस श्रद्धालु को पकड़कर किनारे खींच लाया। 1 सेकंड की देर और शायद ये रेस्क्यू नहीं हो पाता, पर होटल कर्मचारी की सूझबूझ और बहादुरी ने एक जिंदगी को वापस ला दिया। अजमेर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। कोटा, जोधपुर और अजमेर डिवीजन में बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि 20 जुलाई से बारिश कम होने के आसार हैं। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, ये इंसानियत पर हमला है। ओडिशा के पुरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 साल की एक बच्ची को 3 दरिंदों ने जिंदा जला दिया। ये घटना शनिवार सुबह करीब 8:30 की है। 15 वर्षीय पीड़िता, जो कक्षा 9 की पढ़ाई छोड़ चुकी थी, अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। तभी 3 युवक बाइक पर आए, उसे जबरदस्ती भगवती नदी के किनारे ले गए और फिर उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। जलती हुई बच्ची किसी तरह पास के एक घर तक भागी। घर में मौजूद लोगों ने आग बुझाई, उसके परिजनों को सूचना दी और पुलिस एम्बुलेंस को बुलाया।
एम्स भुवनेश्वर के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष बिस्वास ने बताया कि लड़की को 70 to 75% जलने की चोटें आई हैं। उसकी हालत नाजुक है और आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। फिलहाल वो होश में है और बात कर पा रही है। डॉक्टरों की 14 सदस्यीय टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से केरोसिन की बोतल बरामद की है। प्रारंभिक जांच में ये शक जताया जा रहा है कि ये मामला किसी संबंध में दरार या व्यक्तिगत रंजिश से जुड़ा हो सकता है। पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा ने कहा है कि विशेष जांच दल और वैज्ञानिक टीम को लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उधर राज्य की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने कहा है कि सरकार पीड़िता का पूरा इलाज अपने खर्च पर कराएगी। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताया है। सवाल ये है, आखिर एक लड़की की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है? ये दरिंदगी कब थमेगी? हम इंतजार कर रहे हैं न्याय का और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बच्ची जिंदगी की जंग जीत जाए। जम्मू और कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर आतंकवादी गतिविधियों का समन्वय कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन व्यक्तियों का संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से है, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध हैं, खासकर अब्दुल्ला गाजी नाम के एक हैंडलर से। अधिकारियों ने कहा कि ये लोग मोबाइल ऐप्स के जरिए युवाओं की भर्ती, धनराशि के इंतजाम और ऑपरेशन की योजना बना रहे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी ये हैंडलर घनिष्ठ संपर्क में है। रविवार को पुलिस ने पुलवामा, बुड़गाम, गांदरबल और श्रीनगर जिलों में छापेमारी कर डिजिटल साक्ष्य और उपकरण जब्त किए। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मकसद आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना, युवाओं को रेडिकलाइजेशन से बचाना और जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना है। मामले में यूएपीए सहित अन्य कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जांच जारी है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल अखबार पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़े, अपडेट रहें और हमेशा सच की आवाज के साथ। मैं कृतिका अग्रवाल आपसे अगली बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।